पहले ये सारी क्लिप्स सुनो फिर तुम जानना। जानना, मानना मत। भारत को हिंदुस्तान कहने वालों, ये तो बताओ तुम्हारा धर्म क्या? तुम्हारे देवताओं ने भी इसे महाभारत कहा, फिर तुम्हें कहने में शर्म क्या? ये भारत देश ना हिंदू का, ना इस्लाम का, ना राम रहीम और श्याम का, इस देश का सातवारा है सम्राट अशोक के नाम का। फिर किसकी काशी, किसकी मथुरा, किसकी काशी, किसकी मथुरा, किसके चारों धाम है? अरे इतिहास का पन्ना पलट के देखो, सब सम्राट अशोक के नाम। अखंड भारत का निर्माण करने वाला वही पहला व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य रहता ना। बाबा यहाँ तो जेब में लेके घूमता, मजा आ जाते लोग, जेब में लेके घूमता उनको। पूरी दुनिया के 16% हिस्से पर कब्जा कर लिया था इस इंसान ने। इंसानों की हिस्ट्री में किसी ने भी दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर कभी राज नहीं किया जितना बड़ा राज इस इंसान ने किया था। ये जो आप मेरे पीछे मूर्ति देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टील स्ट्रक्चर है घोड़ा राइड करते हुए पूरे वर्ल्ड में। मैं आ चुका हूँ मंगोलिया में, और मंगोलिया की राजधानी उलानबातर में। इस पूरे देश की आबादी अब सिर्फ 35 लाख है, इसमें से आधे लोग यहाँ की राजधानी में रहते हैं और आधे लोग ये जो टेंट देख रहे हो इसमें रहते हैं। इसे कहते हैं कि नोमैडिक लाइफ, या जिसे हमारी हिंदी भाषा में बंजारा कहते हैं। मेरे पीछे जो आप स्टील स्टैचू देख रहे हो, ये है चेंगिस खान का, और इसने दुनिया के 16% हिस्से, मतलब कि चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, यहाँ तक कि यूरोप पर कब्जा कर लिया था। दुनिया में 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का साम्राज्य था, और आज मंगोलिया सिमट के सिर्फ 15 लाख किलोमीटर तक रह गया। इतना बड़ा साम्राज्य इस चेंगिस खान ने बनाया, तो बनाया कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस स्टील स्ट्रक्चर के बारे में भी। भाई बोला जाता है कि चेंगिस खान के पास उस वक्त दुनिया के सबसे बड़ा जासूसी नेटवर्क था जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। पहला पॉइंट ये, ऐसी घुड़सवारों की सेना थी जो इंसानों ने कभी देखी नहीं, और ऐसी स्ट्रेटेजी ये फॉलो करता था कि लोग सोचते भी नहीं थे और ये उन पर हमला कर देता था। 1207 में इसने नींव रखी मंगोलियन एम्पायर की, और 1227 तक ये यूरोप तक फैल गए थे, मतलब कि 24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक। बहुत से लोग नाम सोच के चेंगिस खान के सोचते हैं कि ये कोई मुगल एम्परर रहा होगा, तो ये गलत है। चेंगिस का मतलब है द यूनिवर्सल लीडर, जिसने पूरी दुनिया पर राज किया। और खान का मतलब क्या होता है, यहाँ पर पहले होते थे ट्राइब्स, तो जो ट्राइब्स का जो सरदार होता है उसको बोलते थे खान। तो चेंगिस खान जो फॉलो करता था वो करता था टेंगरिज्म। एक रिलीजन होता था टेंगरिज्म, उसमें आसमान को बाप मानते थे और जमीन को मानते थे माँ, तो टेंगरिज्म रिलीजन फॉलो करता था। चेंगिस खान के जो 4 बेटे थे उन्होंने भी इनके एम्पायर को बढ़ाया, बट इनके जो पोते हुए उनके बीच आपस में लड़ाई होगी कि कौन राजा बनेगा, कौन चेंगिस खान की जगह लेगा। बट ये एक ऐसा लीडर भी था जिसने पूरी दुनिया में पहली बार सारे रिलीजनों को अलाउ किया, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म को। इसने बोला कि आपका कोई भी रिलीजन हो, आप मेरे जो साम्राज्य उसके अंदर उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। अब ये स्टैचू बनाने का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कहते हैं कि चेंगिस खान पहले घुड़सवारी करने आता था, शिकार करने आता था। उस टाइम पे इसकी एक सोने की छड़ी होती थी जो यहाँ पर गिर गई, बट वो उस टाइम तो नहीं मिल पाई। बट अभी 50-60 साल पहले जब सोवियत वाले यहाँ पर खुदाई कर रहे थे, तब जाकर ये जो सोने की छड़ी है यहाँ पर मिली। तो मंगोलिया ने डिसाइड किया कि $5 मिलियन लगा के, मतलब कि तकरीबन 40 से 50 करोड़ रुपए लगाकर हम चेंगिस खान की एक ऐसी मूर्ति बनाएंगे, क्योंकि इसको बोला जाता है द फादर ऑफ मंगोलियन एम्पायर। चेंगिस खान से पहले मंगोलिया में कोई भी एक भाषा नहीं थी, कोई भी मंगोलिया नहीं बोलते थे, इसको अलग कुछ बोलते थे। तो चेंगिस खान ने इस एरिया के लोगों को एक किया था और उन्हें मंगोलियन बोला, और एक ही भाषा मंगोलिया इंप्लीमेंट की। तो इसलिए बोलते हैं मंगोलियन एम्पायर का जो राजा है, जो जिसने मंगोलियन एम्पायर बनाया, वो चेंगिस खान है। और कोई कुछ भी कहे, पर हिस्ट्री में इसके जैसा शासक नहीं, बहुत शानदार आदमी, कोई कुछ भी कहे, पर अकबर जैसा। और जिस दिन मुसलमान इस देश का अकबर को अपना आइडियल मानने लगेगा, बस उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जिस दिन इस देश का मुसलमान औरंगजेब के अलावा, या औरंगजेब को नहीं जानेगा लेकिन अकबर को जानेगा, उसी दिन इस देश के मुसलमान की तकदीर बदल जाएगी। क्या शानदार आदमी है, कुछ भी नहीं है। 1556 कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं। और 1556 to 1605, 50 साल इसने सब कुछ बनाया है। जिसके पूर्वज राजा रहे हो वो शूद्र कैसे था? मौर्य वंश, उसके बाद 2000 साल का भारत का इतिहास राजाओं का उठा लीजिए। पाल वंश, प्रतिहार वंश, गोंडवाना, भीलवाड़ा, देवगिरी के यादव, कोई ऐसी, और इवन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जातियां। अब भील किस में आते हैं? वो तो आदिवासी में आते हैं। और भील का एक पूरा भीलों का साम्राज्य था। आज वहां पर एक नई पार्टी बनी है, भारत आदिवासी पार्टी। उस पार्टी की सबसे बड़ी डिमांड यह है कि जो पुराना भीलवाड़ा है उसे अलग से एक राज्य घोषित किया जाए, जिसमें आधे से ज्यादा राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र आता है। वो तो उसके राजा थे। इसका मतलब अगर वो शूद्र थे तो राजा नहीं हो सकते थे, और अगर राजा थे तो किसी ने साजिश करके उन सबको शूद्र बनाया है। और यही थ्योरी डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा फूले दोनों इसी थ्योरी पर सहमत। सबसे ज्यादा मंदिर जिसने तोड़े उसका नाम है राजा हर्षदेव। राजा हर्षदेव कल्याण की राज तरंगिणी में कवि कल्याण लिखते हैं 11वीं शताब्दी के राजा हर्षदेव अय्याश खर्चा करने वाला राजा था। खजाना खाली हो गया तो उसको आइडिया आया, सोना चांदी और हीरे जवाहर तो मंदिरों में पड़े, तो एक अपने ऑफिसर को इसी काम के लिए लगा दिया। उसको एक ओहदा दिया, देवोत्पतन नायक। वो ऑफिसर जो देवताओं की मूर्तियों को तोड़ता है, उसने सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े। और भारत के ही राजाओं ने अंग्रेजों की मदद करके भारत को गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम नहीं बनाया, भारत के राजाओं ने अंग्रेजों को मदद करके भारत को गुलाम बनाया। और जिन खानदानों का नाम इसमें सबसे ऊपर है,
सिंधिया खानदान उसमें नंबर 1 है। भारत को गुलाम बनाने वालों का खानदान है। राजा मान सिंह का खानदान गुलाम बनाने वालों का खानदान है। जयचंद और अमीर चंद का खानदान देश को गुलाम बनाने वाले खानदानों में है। और ऐसे 20 खानदान, ये निजाम का खानदान देश की गुलामी लाने वाला खानदान का खानदान है। इनकी मदद ली अंग्रेजों ने, इनकी सेना ली, इनके पैसे लिए, और जो शूरवीर राजा थे एक एक करके मारा। आखिर कौन सा राजा सत्य था?